हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। और हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था। हमने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम लोग आगे उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। मैं कुछ उसके बारे में और डिस्कस करूँगा और उसके बाद में हम लोग वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तरंग फलन के बारे में, तरंग फलन जिसको साई बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जिसको एल वेक्टर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किए थे ना। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे थे। उसमें हमने ये प्रूव किया था कि एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट एल वेक्टर, ये प्रूव किया था ना। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ प्रूव की थी। इसके अलावा हमने ये प्रूव किया था कि एल स्क्वायर एल एक्स ये जो होता है ये ज़ीरो होता है। सिमिलर वे में एल स्क्वायर एल वाई दैट इज ऑल्सो ज़ीरो, एंड इन सिमिलर मैनर एल स्क्वायर एल जेड इज ऑल्सो ज़ीरो। ये प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा कम्यूटेशन पे और बात की थी। हाँ जी, एक लेक्चर था इसके अंदर, अभी जो लेक्चर है उससे 2-3 लेक्चर पहले, उसमें मैंने शायद कहीं पर लास्ट का जो लेक्चर था उसमें मैंने कुछ बोलने में मिस्टेक किया। शायद 7th नंबर का जो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2 में, उसमें हमने ये जो प्रूव किया था कुछ ऐसा था। वो मुझे अपलोड करने के बाद में पता चला कि हाँ ये मिस्टेक हो गया इसके अंदर। ये एक्स पी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो होने का मतलब क्या है कि ये कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो करते हैं। ये क्रम विनिमय अभिगमन जो रिलेशन है उसको फॉलो करते हैं। मतलब ये दोनों कैसे हैं, अभिगमन है। वहाँ पे मैंने उसको अभिगमन लिख दिया, नॉन कम्यूटेटिंग लिख दिया, बट एक्चुअल में ये तो जीरो के इक्वल है ना, तो कम्यूटेटिंग होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने ये एक मिस्टेक की है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये लेक्चर नंबर 7 में होगा आई थिंक। ठीक है, वो आप कर लेना। अब मैं बात करता हूँ, ये हो गया अपना यूनिट ख़त्म होने वाला है। फर्स्ट यूनिट सबसे बड़ा था, आगे वाले में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। तो हाँ, इस पे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। इसको जीरो प्रूव करना है। ये प्रूव, ये इसको जीरो प्रूव करना भैया। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करें, जीरो प्रूव करें। देखो पहले तो आप पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे पॉज कर लो और खुद ट्राई कर लो। फिर अगर आपसे नहीं हो या आपसे हो तो उसके बाद में यहाँ से मैच कर लेना। ठीक है, तो अभी देखो एल वेक्टर जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आयोटा एल एक्स, सॉरी आयोटा नहीं है, दिस इज एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के। तो आई कैन राइट एल वेक्टर इन दिस टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे एल स्क्वायर कोमा इट विल कम्स एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे केप एल जेड के केप। यह आएगा, किसका वैल्यू आ रहा है, ये इसका वैल्यू आ रहा है, एल स्क्वायर एल वेक्टर का वैल्यू है ये ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर इस तरीके से कोई ऑपरेटर आ जाता तो उस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हमने ये सोल्व की थी ना। अरे ये कम्यूटेशनल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी थी, ए बी प्लस सी अगर ऐसा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए को बी के साथ ऑपरेट कराते हैं, सॉरी पहले ए को बी के साथ कम्यूट कराते हैं, ऑपरेट नहीं कम्यूट करते हैं, फिर ए को सी के साथ कम्यूट करते हैं। ऐसा किया था। सिमिलर मैनर में एल स्क्वायर पहले इस टर्म के साथ में कम्यूट होगा, देन इस टर्म के साथ में, देन आफ्टर इस टर्म के साथ में। तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, एल स्क्वायर एल वेक्टर इज इक्वल्स टू, इट विल कम्स लाइक एल स्क्वायर विल कम्यूट टू दिस वन, एल स्क्वायर एल एक्स आई केप के साथ में आएगा, फिर एल स्क्वायर एल वाई जे केप के साथ में आएगा, फिर एल स्क्वायर एल जेड के केप के साथ आएगा। ऐसा आएगा।
ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसको तो मैं बाहर भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आई कैप जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है। और ये जे कैप भी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल स्क्वायर एल जेड, बिकॉज ये जो है एल स्क्वायर ये एक्चुअल में कैसा स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है एल स्क्वायर, इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। अब देखो ये वाली चीज़ जीरो होती है, ये वाला भी जीरो होता है, ये वाला भी जीरो होता है, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो तीनों जीरो होते हैं, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, सिंपल है। तो इट विल कम्स टू लाइक दिस, मैं क्या लिखूँगा, सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है क्या, एल स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एल स्क्वायर एल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एल स्क्वायर एल जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तीनों टर्म ज़ीरो है, तो ये क्या हो गया देखो, एल स्क्वायर एल वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो। सिंपली प्रूव हो गया, कोई ज़्यादा बड़ा झंझट नहीं था। जो हमने पहले जो प्रॉपर्टीज प्रूव की थी उनकी हेल्प से हो गया, अगर वो नहीं होता तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता ना। तो हमारे को वो कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए, छोटी चीज़ें एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ये वाला तो प्रॉपर्टी आपको याद होना ही चाहिए, ये जो हमने पढ़ा था ना ये वाला, ठीक है, ये याद होना चाहिए। ये बातें होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेव फंक्शन। अब तरंग फलन के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में, तरंग फलन, वेव फंक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे। आओ भैया, तरंग फलन, वेव फंक्शन। देखो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी कि क्वांटम मैकेनिक्स को जब बनाया गया, क्वांटम मैकेनिक्स का जब फॉर्मूलेशन किया गया, इसका जो मैथमेटिक्स बनाया गया, तो क्या बोला गया कि हर एक पार्टिकल होता है, अगर इसको स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, तो इस पार्टिकल के साथ में एक एसोसिएटेड वेव होगा, और उस वेव जो है, ये जो वेव होगा, इस वेव का एक वेव फंक्शन होगा साई, राइट। तो मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो इससे रिलेटेड, इस पार्टिकल से रिलेटेड जो इसका एक फंक्शन, मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिकल फंक्शन माना गया, एक गणितीय फलन माना गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साई अगर किसी पार्टिकल के बारे में मिल जाता है तो हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी बताया था पहले भी कि साई को आप ऐसे ट्रीट करो जी कि साई ऐसे है कि आधार कार्ड है, ठीक है, साई इज लाइक आधार कार्ड, मतलब उसकी आइडेंटिटी मिल गई। अब अगर मेरे को आधार कार्ड मिल गया तो मैं उसके सारे चीज़ें बता सकता हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ, कितने एज हो गई, कहाँ एड्रेस है, सारा चीज़ें बता सकता हूँ। सेम इसी वे में अगर मैं पार्टिकल का साई पता कर लेता हूँ तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के पाए जाने की कितनी प्रायिकता है, कहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका एनर्जी कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, सारी चीज़ें उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करता जाऊँगा, ऑपरेटर अप्लाई करता जाऊँगा, सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। तो साई क्या है, एक उसकी इंफॉर्मेशन शो करता है। वैसे साई का खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका खुद का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका खुद का कोई भौतिक अर्थ नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पार्टिकल से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन इस साई की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो साई क्या है, तरंग फलन है, वेव फंक्शन है। तो साई के बारे में थोड़ा कुछ लिख लो आप, ठीक है। प्रत्येक, ऐसे लिखो, इसको काट दो। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण, प्रत्येक गतिशील कण, प्रत्येक गतिशील कण से संलग्न एक तरंग होती है, प्रत्येक गतिशील कण से संलग्न एक तरंग होती है,
उस तरंग को गणितीय फलन के रूप में, उस तरंग को एक गणितीय फलन के रूप में तरंग फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है, तरंग फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे सामान्यतः साई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे सामान्यतः साई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स a wave is associated with a moving particle, the mathematical function of that wave is called wave function, right? It is represented by psi. ठीक है ना। तो एक पार्टिकल है, उसके साथ में एक एसोसिएटेड वेव होता है, उस वेव से करेस्पॉन्डिंग एक क्या होता है, एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फलन होता है, और उसको हम लोग साई से प्रदर्शित करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट है। अब ये जो साई है, इसका खुद का, मैंने बोला कि इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, खुद का कोई भौतिक मतलब नहीं होता, भौतिक अर्थ नहीं होता। बट अगर इसका स्क्वायर कर दूं, इसका वर्ग कर दूं, इसका कुछ भौतिक मतलब होता है। इसकी अलग अलग चीज़ों के, इसका इंटीग्रेशन करूँ वहाँ पे उसका कुछ मतलब है, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ वहाँ पे कुछ मतलब है, अलग अलग जगह पर इसका मतलब है, लेकिन इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट फिर भी हम लोग इसके बारे में ऐसे बात करते हैं कि जैसे मान लो कि आपको कहीं पर ये जो साई है वो ऐसे होता है, जनरली साई होता है वो आर और टी का फंक्शन होता है। आर मतलब पोजीशन, जैसे वन डायमेंशन में बात करूँ तो एक्स एंड टी हो जाएगा, वन डायमेंशन में बात करूँ तो एक्स एंड टी मतलब पोजीशन, स्थिति और समय का फलन होता है। दोनों का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं जनरल वे में कि साई जो है एक्स और टी का फंक्शन है। ठीक है। अगर मैं, और साई जो होता है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, एक सम्मिश्र संख्या होती है। कैसा होता है, सम्मिश्र राशि होती है साई, रियल भी हो सकती है पर सम्मिश्र होती है जनरल वे में बात करें तो इसके बारे में लिख लो। नीचे पैरा चेंज करके लिखना, साई एक सम्मिश्र संख्या होती है, साई एक सम्मिश्र संख्या होती है। साई इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, साई इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। देयर इज नो फिजिकल significance of psi, there is not any physical significance of psi। psi का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है, psi का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये है, ये तरंग फलन है, इसको क्या लिखते हैं, तरंग फलन, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन, राइट। साइज वेव फंक्शन। अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं, अभी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कैसा है, सम्मिश्र संख्या है, साइज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सम्मिश्र राशि है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो मैं अगर ये चीज कैलकुलेट करूं, साई एक्स टी इंटू साई स्टार, एक सेकेंड मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, साई स्टार एक्स टी, ये जो है मतलब इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, साई स्टार साई, जिसका वैल्यू क्या है, इसका मीनिंग है साई का मोड का स्क्वायर। ये जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसका जो मोड का स्क्वायर लिया,
साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करता हूँ साई स्टार साई, मतलब साई का मॉड का स्क्वायर, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी को बताती है, प्रायिकता को बताती है, प्रायिकता को बताती है। इसका मतलब है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ये जा रहा है, इस पार्टिकल के करेस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, उसको मैंने साई से बता दिया। अब मुझे ये पता करना है कि जब ये मान लो इस पोजीशन पर है, एक्स का वैल्यू मान लो पर्टिकुलर कुछ है और टाइम ये है, तो उस जगह पर उस पार्टिकल के होने की कितनी प्रायिकता है। आप एक पार्टिकल जा रहा है और मैंने कोई पॉइंट दे दिया, जैसे एक पार्टिकल इधर से जा रहा है इधर, मैंने कोई एक ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये मान लो x का वैल्यू है यहाँ पे 2 और टाइम है यहाँ पे 3 सेकेंड। मुझे ये पता करना है कि इस पार्टिकल की यहाँ पर होने की प्रायिकता कितनी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल कितनी है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको साई पता करना है सबसे पहले तो, और आप साई एक्स टी निकाल लो। एक्स टी का मतलब साई एक्स का वैल्यू 2, टी का वैल्यू 3, ये कैलकुलेट कर लो। और फिर क्या करो, आप साई स्टार साई कैलकुलेट कर लो। ये मतलब ये तो है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लो और फिर ये कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब हो गया क्या, आप ये कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेट कर लिया मतलब आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई कि यहां पर होने के कितने चांस है उसके, इधर कितना प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फाइंडिंग का। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैं यहां इस पॉइंट से लेके पूरे लेक्चर के अंदर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, बोर्ड के ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में कहीं ना कहीं रहूंगा। अब कोई बोले कि इस पॉइंट पर मान लो इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर कितना प्रोबेबिलिटी है मेरा होने का, तो आप इस मेरा वेव फंक्शन कैलकुलेट करो और उसका आप मोड कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, तो मोड कैलकुलेट करोगे, मोड का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोड का स्क्वायर कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो साई का डायरेक्ट तो कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन साई का अगर स्क्वायर कर दो तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आपसे कोई डायरेक्ट ये चीज़ कभी पूछता नहीं है। करेक्ट है, तो ये मैं वापस इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी, ये दोनों छापने के बाद में आपको क्या छापना है, ये छाप लेना, ये वाला ये छाप लेना, इसके बाद में ये छापना, ये क्या है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं, प्रायिकता घनत्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रायिकता है। इतनी बात समझ में आई। ये तो क्या हो गया, तरंग फलन आ गया, वेव फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ ली। अब देखो वेव फंक्शन, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अपने को पता चला कि ये गणितीय एक कुछ फंक्शन मिलेगा साई, लेकिन साई ऐसा कुछ भी ले सकते हैं कि हम, कि साई मैंने कुछ भी मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया, e⁻²x मान लिया, e⁻−x मान लिया, कुछ भी मान सकता हूँ क्या मैं, नहीं, साई ऐसे कुछ भी नहीं मान सकते। कैलकुलेशन सही वे में हो और अपना पूरा मैथमेटिक्स फॉलो करे, ऐसा साई होना चाहिए कुछ ना कुछ। मतलब साई जो है वो कुछ शर्तों को पूरा करने वाला होना चाहिए। कोई भी पार्टिकल के साथ में जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन होगा वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। तो उन कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो तरंग फलन की शर्तें, कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शन, कंडीशंस ऑफ वेव फंक्शंस, कंडीशंस ऑफ ए वेव फंक्शन, ऑफ ए वेव फंक्शन। एक तरंग फलन के लिए शर्तें, क्या क्या शर्त होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। देखो वेव फंक्शन क्या क्या फॉलो करना चाहिए। पहली चीज, पहला लिखो, तरंग फलन परिमित होना चाहिए, तरंग फलन परिमित होना चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट,
वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, परिमित होना चाहिए। पहला क्या मिला मुझे, परिमित होना चाहिए, फाइनाइट मिलना चाहिए वैल्यू। मतलब वेव फंक्शन का वैल्यू कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई भी फंक्शन आएगा, वेव फंक्शन आएगा तो उसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। अगर मैं उसका मान लो ग्राफ ड्रॉ करूं, और ग्राफ ड्रॉ करने पर मान लो मुझको कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है ऐसा, इसका मतलब है कि ये मान लो इस पॉइंट पे कहीं जाके इन्फिनिटी को टच करेगा। अरे ये इन्फिनिटी को टच कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है, ये नहीं माना जाएगा, ये मैथमेटिक्स खराब करेगा, ये हम वेव फंक्शन नहीं मान सकते। वेव फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो फाइनाइट हो। ये फाइनाइट है? नहीं है, ये अपरिमित है। ये तो ये अनएक्सेप्टेबल है, मतलब ये काम में नहीं लेना अपने को, ऐसा वेव फंक्शन नहीं चाहिए। तो ये गलत हो गया एक तरीके से, ये नहीं है अपना काम का। दूसरा मैं बनाता हूँ, देखो एक कोई वेव फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतनी दूर का है, ऐसा वेव फंक्शन है। ये कहीं पे अनंत बन रहा है क्या? अरे इन्फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है क्या इसका? कहीं नहीं मिल रहा ना। यहाँ पे यहाँ से चालू हुआ और यहाँ तक मिला, इन्फाइनाइट वैल्यू मिला कहीं? नहीं मिला। जैसे मान लो ये साई है ऊपर, इधर कुछ एक्स ले लो या मान लो आर ले लो, कुछ भी ले लो आप, एक्स ले लो, टी भी ले सकते हो, वो तो हम लोग डिपेंड करते हैं किसके किसके बीच में बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके इन्फिनिटी को टच करेगा, ये इन्फिनिटी को टच करा नहीं, तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, परिमित है ये। समझ गए ना? दूसरा पॉइंट, तरंग फलन सतत होना चाहिए। तरंग फलन लिखो, इसका जो दूसरा सेकंड पॉइंट है वो लिखो, तरंग फलन एवं उसका प्रथम अवकलज, तरंग फलन एवं उसका प्रथम अवकलज सतत होने चाहिए। तरंग फलन एवं उसका प्रथम अवकलज सतत होने चाहिए। वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कॉन्टिन्यूअस। वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि क्या है, वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहला अवकलन लोगे ना तो भी वो भी कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। मतलब साई जो है वो सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज डी साई, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन लूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो इसका है, जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, ये भी कैसा होना चाहिए? ये भी कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। आगे बात समझ? तो जैसे मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो कि एक वेव फंक्शन है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक खत्म हो जाता है, बाकी जगह पर कैसा है? इसका वैल्यू 0 है। ये कंटिन्यूअस ना, कहीं पे ब्रेक है क्या? कंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस है। इसको एक सेकंड में सही तरीके से बनाता हूँ, ये सही नहीं बना, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये लो ऐसे बना, यहाँ से यहाँ तक है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब यहाँ पे अपने को शार्प कोना नहीं मिलता। जैसे अगर किसी में कोना शार्प मिल जाता है, अगर ऐसा, ये ऐसा, तो इसका डेरिवेटिव होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। मतलब जैसे ये कोना नहीं मिलना चाहिए अपने को ऐसे, मतलब एकदम से वैल्यू चेंज हो रहा है ना, ये एकदम से वैल्यू चेंज हो गया, ये इस पॉइंट पे ये था, इस पॉइंट पे ये आ गया दूसरा। अगर ऐसा वैल्यू मिलता है अपने को, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता इसका। ये तो खुद तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। इनके बारे में आपके यहाँ पर इतनी डिटेल में बात नहीं होती, लेकिन मैं एक बार फिर भी हल्का फुल्का बता देता हूँ आपको। तो ये कैसा है? सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये देखो दूसरा, मान लो यहाँ से वेव फंक्शन लिया, यहाँ से दूसरा चालू हो गया, यहाँ से ये लो ऐसा
ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई ब्रेक हो रहा है ना फंक्शन, तो ये कैसा है, ऐसा तत्व है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ऐसा तत्व है। आगे बात समझ में? तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी हैव टाइम 5 मिनट। नेक्स्ट ऐसा है कि जो वेव फंक्शन है इसका वैल्यू जो है एकल मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो लिख लो थर्ड पॉइंट, तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड, तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए। एकल मानी का मतलब, ये सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है? सिंगल वैल्यूड का मतलब ऐसा है, साई कैसा होना चाहिए? एकल मानी, सिंगल वैल्यूड। डबल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए एक ही पॉइंट पे। मतलब जैसे मान लो कि ये है, अगर मैं x का, मान लो ये x में है, ये साई है, इधर x का वैल्यू ये रखता हूँ, मान लो कुछ भी है, तो साई का वैल्यू मिलेगा मुझे ये, एक ही पॉइंट मिला। अगर मैं x का वैल्यू रखता हूँ ये, तो साई का वैल्यू मिलेगा ये, एक ही पॉइंट मिला। ओह नाइस, गुड। ओह नाइस, गुड। देखो, हाँ दिख रहा है क्या? ये कलर दिख रहा है क्या आपको? विजिबल है ये? विजिबल है ना ये? चलो ब्लैक कर देते हैं इसको। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए ना। तो एकल मानी, तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू ये रखता हूँ तो साई का वैल्यू ये मिलेगा, x का वैल्यू ये रखूंगा तो ये, मतलब x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए साई का एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो ये कैसा है? एकल मानी है, ये सिंगल वैल्यूड है, ये सिंगल वैल्यूड है, एकल मानी, ठीक है। बट ऐसा है, जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन लिया मैंने दूसरा, ऐसा ले लिया मैंने, इसमें देखो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ x का, तो मुझे साई का ये एक वैल्यू ये भी मिलता है, साई यहाँ पे भी है, साई यहाँ पे भी है। तो साई के कितने वैल्यू मिल रहे हैं मुझे? 3 वैल्यू मिल रहे हैं ना। साई के कितने वैल्यू मिलेंगे? 3 वैल्यू मिलेंगे ना। तो अगर ऐसा है तो साई के 3 वैल्यू मिल जाएंगे मुझे, चमक रहा ना। तो ये एकल मानी नहीं है, ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, ये एकल मानी नहीं है, तो ये एकल मानी नहीं है, ये सिंगल वैल्यूड है, ये एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके से कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, 3 तो हो गए, आगे और बताता हूँ। तरंग फलन जो है वो वर्ग समाकलनीय होना चाहिए, वर्ग समाकलनीय होना चाहिए, हिंदी में लिख लो इसको, तरंग फलन वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। वर्ग समाकलनीय का क्या मीनिंग होता है? वर्ग समाकलनीय का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं उसका इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करूँ, इसका किसका? साई स्टार साई डी टो, ठीक है, साई स्टार साई डी टो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब पूरे आकाश में, माइनस इन्फिनिटी मतलब जहां से, इधर से लेके जहां तक, पूरे स्पेस में, होल स्पेस में, संपूर्ण आकाश में इंटीग्रेशन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर ये करूँ तो ये जो वैल्यू मिलती है ये कोई फाइनाइट मिलनी चाहिए, परिमित मान मिलना चाहिए, ये परिमित फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब है ये कैसा है? स्क्वायर इंटीग्रेबल है, ये मतलब कि वर्ग समाकलनीय है। क्लियर है? तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। ये सारी चीजें आ गई, ये सारी चीजें पता चली आपको, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें करूंगा, इस पे क्वेश्चंस करूंगा, और वेव फंक्शन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।